गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट करवाया था, ठीक है, और उसका रिमार्क मुझे कराना था। तो चलिए आज उसका रिमार्क करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ। ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में मैंने आपको क्या समझाया था कि ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में हम क्या पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि जो भी फीमेल्स, ठीक है ना, जो भी वुमन कोई भी न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ देती है तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना होता है कि जो वुमेन न्यू बॉर्न बेबीज को बर्थ देती हैं तो उनमें से जो सिर्फ फीमेल्स होती हैं, ठीक है ना, कि कोई भी वुमन जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो अगर वो गर्ल होती है, मतलब कोई लड़की को जन्म देती है, तो उन्हीं को ही हम किस में कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वुमेन किसी भी लड़की को जन्म देती है तो इसका मतलब क्या है कि वो आने वाली जनरेशन को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि अगर कोई भी लड़की को जन्म दे रहा है तो इसका मतलब आने वाले टाइम पे वो फिर से किसी और बच्चे को जन्म देगी, है ना, यानी कि एक साइकिल चलेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई भी वुमेन किसी मेल को जन्म देती है, किसी भी मेल बेबी को बॉर्न करती है, तो उससे क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर कोई भी मेल मतलब चाइल्ड बर्थ करता है तो उससे हमारी जनरेशन तो नहीं बढ़ती ना, क्योंकि मेल है, मेल तो कोई मतलब बेबी को बॉर्न नहीं करेगा। तो अगर मेल को वो जन्म देती है तो वो एक डिक्रीज की तरफ हमारी पॉपुलेशन जाती है। लेकिन अगर कोई भी वुमेन किसी बेबी गर्ल को जन्म देती है तो वो हमारी इंक्रीज की तरफ जाती है। तो ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में हम सिर्फ उनको कैलकुलेट करती हैं, उनको मेजर करती हैं जो सिर्फ फीमेल बर्थ को जन्म देती हैं। उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था जिसमें हम बर्थ कैलकुलेट करते हैं फीमेल्स का और टोटल पॉपुलेशन लेते हैं सिर्फ फीमेल की। तो यहाँ पर हमने सिर्फ किसको कैलकुलेट किया था, ओनली फीमेल को कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ उनको मेजर करोगे जिसमें हम बेबी गर्ल को बर्थ देते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं। फिर मैं आपको ये रिमार्क करा रही थी तो मैंने यहाँ पर स्टॉप किया था सेक्स रेशो पे। देखिए सेक्स रेशो हम इसमें कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेल बर्थ, जिसको मैंने किसके इक्वल रखा था, किसी कांस्टेंट के इक्वल रखा था। अब मैं इनको एक सिंबल दे रही हूँ। नंबर ऑफ फीमेल बर्थ को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, FBX के साथ, और नंबर ऑफ मेल बर्थ को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, MBX के साथ, विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट में क्या ले रही हूँ, B ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि जो मैंने बर्थ लिया है फीमेल का, फिर मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ फीमेल बर्थ के साथ और मेल बर्थ के साथ, दोनों का सम कर रही हूँ, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन। पहले तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फीमेल और मेल बर्थ, सिर्फ बर्थ की बात की है, यहाँ पे मैं सिर्फ फीमेल और यहाँ पे मैं दोनों का ही एडिशन कर रही हूँ। तो ये मेरा किसके इक्वल मैंने मान लिया, B/B+1 के, जो मैंने कंप्लीट किसके इक्वल मान लिया है, C, ये मैंने कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया है C, उसके इक्वल। फिर जब मैं इसको इसके इक्वल ले रही हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो इसका डिनोमिनेटर इसके साथ आ जाएगा ना, C के साथ, तो FBX मेरा किसके इक्वल आ गया, C FBX + MBX। तो यहाँ पे B का मतलब क्या है, बर्थ, यानी कि फीमेल बर्थ, और यहाँ पर मेल बर्थ। तो जब मैं दोनों का ही एडिशन करूंगी तो मुझे टोटल पॉपुलेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने BX लिया है इन दोनों का एडिशन, विच इज द टोटल नंबर ऑफ बर्थ ऑफ वुमेन ऑफ एज X ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इन द गिवन रीजन। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, एक टोटल नंबर ऑफ बर्थ मिल जाएगी वुमेन की जिनकी एज X से होगी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इन द गिवन रीजन। फिर वो बोल रहे फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी गेट, अगर मैं इस स्टार से इसमें इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो FBX किसके डिवाइड में आ जाएगा, BX के, जो किसके इक्वल हो गया, C के। तो C कांस्टेंट मेरा यहाँ पर इसके इक्वल आ गया। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लगा रही हूँ, समीशन लगा रही हूँ। समीशन क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ उस पीरियड को कैलकुलेट करूंगी 15 to 49, जो एक रिप्रोडक्टिव पीरियड मैंने आपको
बताया था कि जो मेनली वुमेन्स होती हैं वो 15 से लेके 49 के बीच में ही उनकी जो कैपेसिटी होती है बर्थ देने की वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने समीशन लिया फ्रॉम λ1 टू λ2। उसके बाद मैंने इस पूरे को डिनोट किया है FB से और डिनोमिनेटर को पूरे को डिनोट किया है B से। तो ये आपको क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल बर्थ, और ये आपको बता रहा है टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स। तो डिवाइड में क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बर्थ। नाउ सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम डबल स्टार इन स्टार देन वी गेट, अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू को इसमें पुट करती हूं तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखो FBX इक्वल CBX। मैं यहाँ पर C की वैल्यू पुट करी हूं, ये वाली, ठीक है ना बेटा, ये वाली C की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करी हूं तो क्या आएगा, FB/B इंटू BX। So finally substituting 9.64 we obtain an estimate of GRR as, देखो 9.64 हमारा कहाँ था, 9.64 मैंने आपको पीछे उसमें बताया था ना, ये उसका फॉर्मूला था, एक सेकेंड, तो ये मैंने पीछे इक्वेशन बताई थी। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, वी ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ GRR एज, हम क्या करेंगे उस फॉर्मूले से अपना ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट का एक और फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है फॉर ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट के लिए, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ये हमने कैसे बनाया है, FB/B इंटू BX है ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, TFR वाला जो फॉर्मूला था वो अप्लाई किया। देखो यहाँ पे TFR का क्या फॉर्मूला था, देखो ये रहा, ठीक है। TFR किसके इक्वल था, BX/FPX इंटू K समीशन λ1 टू λ2, ठीक है। सो बेसिकली बेटा आपको यहाँ पर ये एक लर्न करके रखना है कि यहाँ पर मैं इसको क्या करी हूँ, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट को कन्वर्ट करी हूँ इन द फॉर्मूला फॉर द TFR। ये मेरा एक सेकेंड फॉर्मूला बन जाएगा GRR का। तो यहाँ पे मैंने इस पूरे कंप्लीट को क्या ले लिया है, TFR, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, TFR का, ठीक है ना। सो ये हमारा बेसिकली क्या बन गया है, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बर्थ इनटू TFR, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड देखिए, एज अ मेजर ऑफ फर्टिलिटी GRR इज अ क्वाइट यूजफुल फॉर कंपेयरिंग द फर्टिलिटी इन द डिफरेंट रीजन और इन द सेम रीजन एट द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम मेजर करते हैं फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग तो जो हमारा GRR है वो बहुत ही यूजफुल है कंपेयर करने के लिए डिफरेंट रीजन या फिर सेम रीजन के लिए और डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी। आप डिफरेंट रीजन में भी कंपेयर कर सकते हो, सेम रीजन में भी कर सकते हो, उनके डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के टाइम पर भी कंपेयर कर सकते हो। सो द ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ सेक्स अंडर कंसिडरेशन दैट इज फीमेल सेक्स इन दिस केस इज रिप्लेसिंग itself unity being the criterion for the exact replacement। तो वो बोल रहा है कि जो ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट है मे बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ, वो बेसिकली हमारा क्या करता है, एक सेक्स को रीड करता है जिसमें हम बेसिकली फीमेल सेक्स को ही लेते हैं। सो वो हमारा क्या करता है, रिप्लेस करता है खुद को ही। सो इफ GRR इज लेस देन यूनिटी, अगर हमारा GRR क्या है, लेस देन यूनिटी, यूनिटी यानी कि 1, अगर GRR जैसे आप कैलकुलेट करोगे ना ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट को, तो अगर ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट आपका लेस देन आता है 1 के, तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, डेक्लाइन, डेक्लाइन यानी कि डिक्रीज हो जाएगी, नो मैटर हाउ लो द डेथ रेट में बी। यानी कि अगर ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट की वैल्यू आपकी लेस देन 1 की आ रही है तो यानी कि आपकी जो पॉपुलेशन है इंडिया की या जहां की भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें डिक्रीज हो रहा है। If GRR is greater than unity, then the population would increase no matter how high the death rate may be। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट आपका क्या होता है, 1 से बड़ी वैल्यू आती है, तो इसका मतलब हमारे पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, अब देखो ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो रही है, 1 से बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो फीमेल बर्थ है वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट का मतलब क्या है, आप इसमें फीमेल बर्थ को ही तो कैलकुलेट करते हो। तो अगर फीमेल बर्थ आपकी इंक्रीज होती जा रही है तभी तो इसका मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सो इन थ्योरी GRR रेंजेस फ्रॉम 0 to 5। तो इस थ्योरी से हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो GRR रेंज है वो 0 to 5 के बीच में है, ठीक है।
Now, the accuracy of the GRR depends upon the accuracy of the computation of FIX, the main source of error being. वो कह रहे हैं accuracy के लिए GRR हमारा टोटली किस पर डिपेंड करता है, हमारे FIX पर डिपेंड करता है. जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, स्टेटमेंट और इनएडिक्वेट स्टेटमेंट ऑफ वुमेन्स एज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. जब रजिस्ट्रेशन कराएंगी तो उनकी जो हमारी स्टेटमेंट होगी वुमेन्स एज की, वो हमारी होनी चाहिए करेक्ट. और कहाँ पे हमारी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ सकती है, एरर्स इन एन्यूमरेशन और एस्टिमेट ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन बाय द एज ग्रुप. जो एरर्स बेसिकली हमारी आती हैं वो कहाँ आएगी, हमारी फीमेल पॉपुलेशन के एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग. क्योंकि अगर आप ये देखो ना कि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं कई बार उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है और उनकी डेथ्स हो जाती हैं, तो हमें नहीं पता चलता, एक्यूरेसी नहीं हो पाती. तो ये सब चीज़ें हमारी एरर की होती हैं. तो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली हमें ये 3 एरर्स बताए हैं कि अगर एक्यूरेसी चाहिए तो वो मेनली हमारा जो एरर होता है इन 3 चीज़ों पर ही डिपेंड करता है. Now, GRR is computed on the hypothesis that none of the newly born female baby is subject to the risk of mortality till the end of the reproductive period of life. वो बोल रहे हैं कि GRR में बेसिकली वो हमें क्या बता रहा है, that none of the newly born female babies is subject to the risk of mortality, कि जो भी हमारे newly born female babies हैं वो हमारे डेथ रेट की तरफ कम जाते हैं, उनका रिस्क थोड़ा कम होता है. कब तक के लिए, जब तक टिल द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ, जब तक उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड एंड नहीं होता तब तक के लिए थोड़ा कम रिस्क होता है. दिस इज अ वेरी सीरियस लिमिटेशन सिंस ऑल द गर्ल्स बोर्न डू नॉट सर्वाइव टिल द एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग स्पैन. तो वो बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक गर्ल जो बोर्न हो रही है वो तब तक के लिए सर्वाइव कर जाए. सो अकॉर्डिंगली GRR लीड्स टू द फेलिशियस कंक्लूजन एट इट इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ पोटेंशियल मदर, सो द ड्रॉबैक इज ओवरकम इन द नेट रिप्रोडक्शन रेट. तो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी मतलब गर्ल बेबी है, अगर वो वहाँ तक के लिए रिप्रोडक्टिव पीरियड के एंड तक के लिए सर्वाइव नहीं करती है तो वो हमारे लिए क्या होती है, एक लॉस की बात होती है और वो हमारा क्या होता है, एक ड्रॉबैक होता है. तो इस ड्रॉबैक से ओवरकम करने के लिए हम फिर नेट रिप्रोडक्शन रेट को पढ़ते हैं. ठीक है ना. तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या पढ़ते हो कि आपको ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में आपको सिर्फ फीमेल्स के अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर करना होता है. ठीक है. और अगर कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉबैक इसमें आता है तो उससे ओवरकम करने के लिए हम नेट रिप्रोडक्शन रेट को पढ़ते हैं. इसके बाद आपका एक ये टेबल है बेटा ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट का, वो आप एक बार ये रीड कर लीजिएगा. ठीक है ना. चलिए, इसके बाद ये आपका लास्ट टॉपिक है आपके इस यूनिट का, नेट रिप्रोडक्शन रेट. चलिए आइए पढ़ते हैं. एज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट इन दिस रिमार्क, द प्रिंसिपल लिमिटेशन ऑफ GRR इज दैट इट कम्प्लीटली इग्नोर द करंट मोर्टेलिटी. देखो वो हमें क्या कह रहे हैं कि आपने ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट पढ़ा है, उसमें वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं मोर्टेलिटी को. ठीक है ना. क्योंकि हम ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में क्या पढ़ते हैं कि जो वुमेन है वो बर्थ कितना देती हैं गर्ल बेबीज को, ना कि मेल बेबीज को. तो उसमें उन्होंने मोर्टेलिटी की तो कोई बात नहीं करी ना. टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द करंट फर्टिलिटी. वो सिर्फ GRR हमें सिर्फ क्या बताती है, करंट फर्टिलिटी बताती है कि वुमेन ने गर्ल बेबीज को कितना बर्थ दिया. सो now the net reproduction rate is nothing but gross reproduction rate adjusted for the effect of mortality. so net reproduction rate कुछ और नहीं है, जस्ट क्या है, एक एडजस्टमेंट है किसका, कि बेसिकली वो किस पर इफेक्ट डालती है, हमारी मोर्टेलिटी पर इफेक्ट डालती है नेट रिप्रोडक्शन रेट. सो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन, एक बेंजामिन ने उनके अकॉर्डिंगली NRR क्या है, बेसिकली NRR मेजर द एक्सटेंट टू विच द मदर्स प्रोड्यूस फीमेल इन्फेंट हु सर्वाइव टू रिप्लेस देम. वो बोल रहे हैं कि NRR मेजर क्या करता है बेसिकली, कि जो मदर्स होती हैं, ठीक है, मदर्स क्या करती हैं, एक फीमेल को जन्म देती हैं. ठीक है ना. एक मदर ने फीमेल को जन्म दिया और वो तब तक सर्वाइव करनी चाहिए जब तक वो जो फीमेल बेबी है वो अपना उस एज में ना आ जाए कि वो भी फिर एक बेबी को बर्थ दे सके. चलिए मैं एक आम भाषा में आपको समझाती हूँ कि अगर कोई भी मदर किसी एक बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा जब तक उस एज में नहीं पहुँच जाता, यानी कि जो गर्ल को जन्म देती है,
ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा और सही करती हूँ लाइन को कि अगर कोई भी मदर एक लड़की को जन्म देती है और वो लड़की जब तक उस एज में नहीं पहुँच जाती कि वो भी किसी और बेबी को जन्म दे सके, तब तक वो सरवाइव करनी चाहिए। तो यानी कि एक मदर अपनी बेबी को जब तक रिप्लेस नहीं करती, ठीक है ना, तब तक वो हमारा साइकिल चलती रहनी चाहिए। ठीक है कि एक मदर जब एक गर्ल बेबी को जन्म देती है, वो गर्ल बेबी जब तक खुद एक मदर नहीं बन जाती तब तक उसकी मदर उसके साथ सरवाइव करनी चाहिए। तब वो उसको क्या करेगी, रिप्लेस करनी चाहिए। हु सर्वाइव टू रिप्लेस देम, वो तब तक सर्वाइव करनी चाहिए जब तक वो उसको रिप्लेस नहीं करती। सो इट मेजर्ड द एक्सटेंट टू विच अ जनरेशन ऑफ गर्ल बेबीज सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एज ए पास थ्रू द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, कि जब तक वो जो गर्ल बेबी थी, जब तक वो खुद सरवाइव नहीं करती रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में, तब तक के लिए हम इस एनआर को मेजर करते हैं। कि कोई भी गर्ल बेबी का जब भी कोई एक लड़की जन्म लेती है, तो जब भी कोई लड़की जन्म लेती है तो वो कभी ना कभी वो खुद भी तो माँ बनेगी ना, कभी वो खुद भी तो किसी बेबी को जन्म देगी, तो यानी कि वो सरवाइव करनी चाहिए अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड तक। सो लेट अस नाउ take into consideration the factor of mortality of mothers also in measuring the growth of population। तो यहाँ हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, मोर्टेलिटी ले रहे हैं किसकी, मदर्स की। ऑल्सो इन मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इस हम जो यहाँ पर फैक्टर लेंगे मोर्टेलिटी ऑफ मदर्स की, इसमें हम बेसिकली क्या मेजर करेंगे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कि जो मदर्स की मोर्टेलिटी है उसके अकॉर्डिंगली हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रही है। सो टू फॉर्मुलेट आवर आइडियाज मैथमेटिकली, to start with we construct a life table for females on the basis of age specific death rate for females and the value। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्ट करें, एक लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फीमेल्स के लिए, जो बेसिकली किस पर बेस करेगी, हमारे एज स्पेसिफिक डेथ रेट पर बेस करेगी, ओनली फॉर द फीमेल। सो द वैल्यूज इन द LX कॉलम ऑफ द टेबल, यानी कि जो वैल्यूज होंगी हमारी LX पे, जो कॉलम होगा हमारा LX का टेबल में, उसको हम किसे डिनोट कर रहे हैं, NLX के साथ डिनोट कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारा सिर्फ फीमेल के लिए है, जो हमें क्या देगा, मीन साइज देगा किसका, कोहॉर्ट ऑफ फीमेल्स इन द एज इंटरवल ऑफ X to X plus N। ठीक है ना। सो इन यूजुअल नोटेशन हम क्या लेट कर रहे हैं, NBX जो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ है टू द वुमेन इन द एज फ्रॉम X to X plus N। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NLX L नॉट फीमेल्स के लिए इंटू NBX फीमेल्स के लिए गिव द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू द कोहॉर्ट इन द एज ग्रुप फ्रॉम X to X plus N। सो बेसिकली वो हमें यहाँ पर क्या देगा, एक एवरेज नंबर देगा फीमेल चिल्ड्रन का फ्रॉम एज X to X plus N। तो यहाँ पर मैं एक और ले रही हूँ क्या, क्वांटिटी, यानी कि सर्वाइवल N पाई X फीमेल का, तो वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, FLX FL नॉट। तो इसको मैं क्या ले रही हूँ, N पाई X ले रही हूँ। ठीक है ना। चलिए, नाउ दिस गिव द लाइफ टेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ फीमेल टू द एज इंटरवल ऑफ X to X plus N। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्वाइवल रेट पढ़ रहे हैं। सर्वाइवल रेट का मतलब है जो भी वुमेन्स, ठीक है, मतलब सरवाइव कर जाती है, जिसकी डेथ नहीं होती। सो दिस इम्प्लाइज दैट आउट ऑफ K न्यूली बोर्न फीमेल बेबीज विल एंटर इनटू द चाइल्ड बियरिंग एज इंटरवल फ्रॉम X to X plus N। यानी कि वो हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई भी K मान लीजिए आउट ऑफ K में से जितनी भी न्यूली बोर्न फीमेल बेबीज हैं, तो मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, K इंटू N पाई X विल एंटर इनटू द चाइल्ड बियरिंग एज इंटरवल। यानी कि जितनी भी फीमेल बेबीज हैं, जब वो अपने चाइल्ड बियरिंग एज तक के लिए सरवाइव कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं फ्रॉम X to X plus N, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इंटू N पाई X plus N इंटू द एज ग्रुप। सो अप टू सोन, वो ऐसे ही करते करते हमारी क्या बन जाएगी, एक साइकिल बन जाएगी। जैसे X plus N से फिर मैं X plus 2N तक जाऊंगी, ऐसे ही अप टू सोन, क्योंकि वो क्या करते रहेंगे, एक के बाद अपने अलग अलग एज ग्रुप में एंटर करते जाएंगे ना,
जैसे पहले वो 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, ऐसे कर करके उनकी एज ग्रुप आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे ही जब वो एंटर कर जाएंगे x to x plus n, उसके बाद वो अगले एज ग्रुप में एंटर कर जाएंगे x plus n से लेकर x plus 2n, ऐसे ही अप टू सो ऑन। सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग npx divided by the npx by k alone as in GRR, we multiply it by the factor of this for each interval x to x plus n। तो वो बेसिकली क्या कह रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय वी मल्टीप्लाई इट बाय द k n pi x from the interval x to x plus n। So finally a new measure of population growth known as the female net reproduction rate। तो बेसिकली ये हमारा क्या बन गया, एक न्यू फॉर्मूला बन गया किसके लिए, फीमेल नेट रिप्रोडक्शन रेट के लिए। तो फॉर्मूला क्या हो गया, k समीशन n npx into n pi x। So NRR first used by the R block and was subsequently adopted by the Kuczynski and many others। From the practical point of view, formula 9.98 can be written as, अगर आपको इस वाले फॉर्मूला को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, k समीशन n nix इंटू n पाई x। आप इस पूरे को किससे डिनोट कर रहे हो, i से डिनोट कर रहे हो। इसका मतलब है फीमेल एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड द सर्वाइवल रेट। ये आपका सर्वाइवल रेट है और ये क्या है आपका फीमेल एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रिमार्क में देखो बेटा वो आपको क्या बोल रहा है, सिंस NRR टेक्स इनटू अकाउंट द मोर्टेलिटी ऑफ द न्यू बोर्न यानी कि फीमेल बेबीज, वी गेट द फॉर्मूला। जो ये आपका फॉर्मूला है, अगर मैं इसको मोर्टेलिटी लेकर चलती हूँ न्यू बोर्न फीमेल बेबीज के लिए, मोर्टेलिटी यानी कि जो भी हमारी फीमेल बेबीज होती हैं, न्यू बोर्न फीमेल बेबीज होती हैं, अगर उनकी न्यूली में ही डेथ हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NRR इज लेस देन इक्वल्स टू k समीशन n nbx npx, यानी कि NRR हमारा या तो इक्वल्स टू होगा या फिर लेस देन होगा GRR के लिए, यानी कि जो सर्वाइवल रेट है या तो वो इक्वल्स टू 1 होगा या फिर लेस देन 1 के होगा। सो द साइन ऑफ इक्वालिटी होल्डिंग इफ एंड ओनली इफ ऑल द न्यूबॉर्न बेबीज सर्वाइव एट लीस्ट टिल द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो इक्वालिटी जो यहाँ पर हमारी आ रही है वो हमें क्या बता रही है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं जब वो सर्वाइव कर जाएंगी एट लीस्ट टिल द एज ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है 15 to 49, अगर वो तब तक अपना सर्वाइव कर जाती हैं तो ये इक्वालिटी हमारी होल्ड कर जाएगी। एंड GRR प्रोवाइड्स एन अपर लिमिट टू NRR एंड हैंस इन थ्योरी NRR ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम 0 to 5। तो फ्रॉम द थ्योरी हम यहाँ से ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो NRR है उसकी रेंज भी 0 to 5 तक ही होगी। Now second is, it may be pointed out that out of a number of girls born to 1000 women, some die in infancy and some do not marry at all। वो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर हम पॉइंटेड आउट करते हैं आउट ऑफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स को पॉइंटेड आउट करते हैं जो बोर्न होती है फ्रॉम 1000 वुमेन, कुछ तो डाई कर जाती है इन्फेंसी यानी कि बचपन में ही। सम डू नॉट मैरी एट ऑल, कुछ ऐसी होती हैं जो शादी ही नहीं करती। आप समझ रहे हो ना कि देखो हम अपनी पॉपुलेशन की अगर बात करें हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां होंगी, क्योंकि लड़कियां होंगी तभी तो वो आगे और बच्चों को जन्म देंगी। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो जन्म लेते ही मर जाते हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो जन्म लेते ही मर जाती हैं और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो शादी नहीं करती। तो अगर हम उन दोनों को इंक्लूड नहीं करते हैं तब भी तो हमारी जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो शादी नहीं करेंगी वो ऑब्वियसली फिर बेबीज नहीं होंगे, और जो बेबीज ऑलरेडी लड़कियां जो जन्म लेकर ही मर जाती हैं वो भी आगे इंक्लूड नहीं होंगी, यानी कि वो हमारे पॉपुलेशन में उनका कोई हाथ नहीं होगा। तो पॉपुलेशन फिलहाल इन रेट की वजह से भी थोड़ी कम इंक्रीज होगी। सो of the wedded women some becomes widows and it only the balance who pass through the fertility period and thus add to the population growth। कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं जो विडो हो जाती हैं, यानी कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उनके साथ भी क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई भी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कुछ की बहुत जल्दी भी हो जाती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो मतलब बेबीज को जन्म नहीं देती हैं, फिर तब भी हमारी पॉपुलेशन पे भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे वो हमें कंडीशंस दे रहे हैं। ठीक है,
फिर देखो यहाँ पर भी वो बता रहे हैं कि अगर हमारे पास नेट रिप्रोडक्शन रेट इक्वल्स टू 1 आता है, सो वी मे कंक्लूड दैट इफ द करंट फर्टिलिटी एंड द फीमेल मोर्टेलिटी रेट्स प्रिवेल इन फ्यूचर, देन अ ग्रुप ऑफ न्यू बॉर्न गर्ल्स विल एग्जैक्टली रिप्लेस इटसेल्फ इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारा ग्रुप होगा न्यू बॉर्न गर्ल्स का, वो एग्जैक्टली रिप्लेस करेंगे खुद को ही इन द नेक्स्ट जनरेशन। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि मान लो कोई भी एक लेडी है, एक बच्चे को जन्म देती है, किसी एक लड़की को जन्म देती है, तो वो क्या करेगी, उसको रिप्लेस करेगी। कब रिप्लेस करेगी? जब वो बच्ची जो जिसने जन्म लिया है, जब वो खुद माँ बन जाएगी। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, ऑन द एवरेज ईच ऑफ द फीमेल्स इन द लाइफ टेबल कोहॉर्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर डॉटर्स। तो वो क्या करती हैं, रिप्लेस होती हैं अपने बाय डॉटर्स के। यानी कि जो वुमेन एक बेबी को जन्म देती है, फिर वो जो वुमन होती है वो क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है अपनी ही बेबी के थ्रू, क्योंकि फिर उसकी जो बेबी थी वो एक और बच्चे को जन्म देगी जब वो अपने एक एज में आ जाएगी। ठीक है। तो बेटा ये थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना है। इक्वल्स टू 1 का मैंने बता दिया है, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए वही होगा जो हमने GRR में पढ़ा था। एंड द लास्ट वन इज, it should be clearly borne in mind that the use of NRR for the population projection for the forecasting future population changes is not desirable at all because of the following 2 reasons। वो बोल रहे हैं जो NRR है उसका अगर हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे जिसका हम डिजायरेबल, मतलब कुछ चेंजेस को हम कंसिडर ही नहीं कर पाएंगे 2 रीजंस के साथ। जैसे पहला, इट एज्यूम्स दैट current mortality and the fertility rate prevail in future as assumptions, which is not true since in practice both these rates go on changing from time to time। वो बोल रहे हैं जो करंट मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट है वो हमारे प्रैक्टिस में ही नहीं होता, क्योंकि वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम के हिसाब से। And it overlook the factor of immigration. The population of a given region in any period may be depleted more by immigration rather than by declining birth rate, or it may be increased as a result of fresh stock of immigrations who might be more viral। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, हम बेसिकली जो हमारी पॉपुलेशन है गिवन रीजन की, वो हमारी क्या होगी, डिक्रीज में जाएगी बाय द एमिग्रेशन। ठीक है ना। एमिग्रेशन यानी कि जैसे कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हमारे इंडिया के बाहर जाकर अपना रहने लगते हैं, तो हम उनको यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, काफ़ी चेंजेस हमारी पॉपुलेशन के मेजर में आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसा होता है कि बाहर से इंडिया में आ जाते हैं और यहाँ पर आकर रहने लगते हैं, हम फिर उनको इंक्लूड करते हैं, तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हमारे मेजरमेंट में आ जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ के। तो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से जो एक्यूरेसी हम रखना चाहते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था आपके सिलेबस का। इसके बाद अब आपके एग्जाम्पल्स हैं 9.11 से लेकर 9.14 तक। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है। उसके बाद आपकी ये यूनिट आज खत्म हो जाएगी। आप आज ये इसको पढ़िए, कोई डाउट आता है तो आपने पूछना है। ठीक है गर्ल्स। ओके, थैंक यू।